जानना चाहते हैं कि हाउ टू रिड्यूस जो है ना कॉस्ट एंड इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। लीड बिजनेस या कैनवस का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के एक्सपेंस को कैसे कम कर सकते हैं और एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकती हैं। आप हैरान होंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आपको पता चलेगा कि कैसे हम करते हैं। तो जो है ना, अगर आपने खर्चे करने हैं कम और एफिशिएंसी बढ़ानी है ज़्यादा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो 2 स्टेप का जो फ्रेमवर्क है, उसमें पहला है कि आपको अपने सब के सब खर्चे, आपने जितने भी खर्चे आपके हैं सक्सेसफुली ऑपरेशनली रन करने के, जो भी आप खर्चे करती हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। डिक्रीजिंग का मतलब है कि ये सबसे बड़ा खर्चा पहले और सबसे छोटा खर्चा आखिर में। एक सिंपल सी एक्सेल शीट बनाइए अभी के अभी। उसमें जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में आप लिखिए कि उन सब खर्चों के नाम, राइट हैंड साइड पे आप लिखिए कि जो है ना उन खर्चों का एक्चुअल प्राइस, और तीसरे कॉलम में ये लिखिए कि पिछले क्वार्टर में और उससे पिछले क्वार्टर में जो है ना वो खर्चे कितने कितने थे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या खर्चे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले जो है ना, आपको इम्पोर्टेड 10 खर्चे होती हैं किसी कंपनी के लिए, वो आप मतलब इसको आप एग्जांपल ले सकती हैं ताकि आपको एक्सेल शीट बनाने में आसानी हो। वेजिस, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, रेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, कंसल्टिंग, थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन अ बिजनेस लोन। ये 10 वो खर्चे हैं जो सभी बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो अभी आपने ये सारे लिख लिए अपनी एक्सेल शीट में, ये खर्चे हैं कितने। जैसे कि जो है ना, वेजेस यानी सैलरीज देना। आप मान लीजिए कि आप कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, आप हर एम्प्लॉय की टोटल सैलरी आप एक कैलकुलेट कीजिए और लिखिए कि हर महीने का आपका खर्चा कितना है। 1 लाख रुपए का है, 10 लाख का है, 50 लाख का है, 2 करोड़ का, जितना भी है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही जो है ना, टेक्नोलॉजी यानी आप जितने टूल्स यूज़ करते हैं, कोई एक्सटर्नल कुछ यूज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट यानी कोई मशीनरी, कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल्स, कुछ भी आप रेंट पे लिया है या उससे खुद लिया है, या उसकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी जब डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन होगी, जिसकी हमने बात की थी वर्किंग कैपिटल और फाइनेंस के ऊपर, इसके ऊपर हमने बात भी की है। तो आप उस में अगर देख सकते हैं उसकी अमाउंट यहाँ पे लिखी है। फिर उसके बाद बारी आती है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट की, कि आज मार्केटिंग और एडवर्टाइज में आपके कितने खर्चे, उनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन में इतना होता है, ऑफलाइन में इतना होता है, इवेंट का इतना होता है, रेडियो और टीवी पे इतना होता है, वगैरह वगैरह। तो इससे जो है ना, आप सबको लिख लीजिए अलग से। उसके बाद आती है इंश्योरेंस की। हर बिज़नेस के पास रिस्क की इंश्योरेंस होती है। आपकी एम्प्लॉयज़ की रिस्क इंश्योरेंस करवाते हैं, उसका क्या खर्चा आता है, कितना प्रीमियम देती हैं उसका, उसको आप लिखिए। उसके बाद बारी आती है ऑफिस एक्सपेंसेस की। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस आपने लिया होगा, उस ऑफिस का मंथली रेंट होगा, बिजली का खर्चा होता होगा, चाय पानी का खर्चा होगा। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑफिस के एक्सपेंसेस को उनको प्लीज़ लिखिए हर महीने। ये नंबर होना चाहिए आपके पास हर महीने। फिर इस बारी आते हैं कंसल्टिंग और थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस। ये वो सारे खर्चे हैं जो आप जो है ना, एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो हायर किए हैं, कोई एजेंसीज हायर की हुई हैं, कोई भी आपका थर्ड पार्टी जो भी आप काम डिलीवर कर रहे हैं, उनके जो खर्चे, जितनी फीस आप उनको देते हैं, उनके खर्चे लिखिए। फिर बारी आती है इंटरेस्ट और जो है ना बिज़नेस लोन की। काफ़ी सारे बिज़नेस ओनर्स लोन ले लेते हैं। कोई मशीन एक्वायर करनी है, मैंने उसका लोन लिया, कोई और वर्किंग कैपिटल को मैंने फंड करने के लिए लोन लिया। उन सभी के सभी खर्चों को आप लिख लीजिए। अज्यूम कर लें कि आप जो है ना, हर खर्चों की शीट आपने तैयार कर ली कि थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में आपने क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 पिछले 2 क्वार्टर्स के जो वो भी लिख लिए कि ये खर्चे कैसे कैसे थे। अब बारी आती है स्टेप 2 की, कि 2 स्टेप क्या है ये स्टेप फ्रेमवर्क हमने जैसे बात की थी। स्टेप 2 है कि इन सभी के सभी खर्चों को अब क्लासीफाई करने वाले हैं। मतलब जगहों पे, 3 जगहों पे, आप 3 सेक्शन में। सबसे पहला है फैक्टर के क्लासिफिकेशन का, कि मिशन क्रिटिकल, मतलब वो सभी के सभी खर्चे हैं जो करने ही करने हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप बिज़नेस चलना बंद कर देगा नहीं करेंगे, मतलब ऑफिस का रेंट है तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिजली का खर्चा आपको देना पड़ेगा, अगर बिजली कट गई तो बिज़नेस बंद, सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते फंडामेंटल लेवल पे, आप मिशन क्रिटिकल वो हैं जिनको आप जो है ना
ख़त्म कर ही नहीं सकते आप सबसे पहले इन 10 के 10 खर्चों में। अब एक नेक्स्ट शीट बनाए, उसमें लिखिए मिशन क्रिटिकल खर्चों में। फिर इसके बाद बारी आती है मीडियम क्रिटिकली के खर्चे। ये मीडियम क्रिटिकली के खर्चे वो होते हैं कि जिनको आप जो है ना कर रहे हैं 1-2 महीने तक या बीच में कुछ समय के लिए रोक दें तो भी बिज़नेस चलेगा। बिज़नेस नहीं रुकेगा आपका, आपकी बिज़नेस की बेसिक रनिंग है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका बिज़नेस बंद नहीं होता। थर्ड है जो है ना, ये वो खर्चे हैं जो डेफर्ड हो सकते हैं। मतलब कि आप कभी आप मान लीजिए कि आज रेंट दे रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, आप लैंडलॉर्ड से बात कर सकते हैं कि आज शायद मैं नहीं रेंट दे सकता, क्या मैं आपको 2-3 महीने बाद रेंट दे दूं? कि ऐसे खर्चे, ऐसी कॉस्ट ऐसी जिनको आप डेफर कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना लेट देम गो, या आप जो है ना ये शायद अभी मस्ट मस्ट हैव खर्चों में से नहीं है। तो मस्ट हैव खर्चे वो होते हैं जो आपने करने ही करने हैं। मिशन क्रिटिकल खर्चे, ये गुड टू हैव खर्चे हैं, हो रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये खर्चे मुझे बंद भी करने पड़े तो मेरा बिज़नेस कभी बंद नहीं होगा। तो अभी आपने सारे खर्चों को स्टेप 2 ऑफ द फ्रेमवर्क के मुताबिक 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप नोट कीजिएगा, मिशन क्रिटिकल खर्चे हो गए, मीडियम क्रिटिकल खर्चे वो हैं जो आप ना भी करें तो भी बिज़नेस चलता रहेगा, और तीसरे किस्म के खर्चे वो हैं जो आप बंद भी कर देंगे तो जो है ना बिज़नेस आपका सही चलेगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा। अब एक क्रिटिकल टूल हम उसके ऊपर बात करेंगे जिसकी वजह से कि इस वीडियो को अगर आपने सही से देख लिया तो आपकी कॉस्ट का खर्चा पक्का कम होगा, गारंटी। इस टूल को आप अच्छे से समझिए, और जितने भी आपसे 10 खर्चे बताए जिसमें वेजेस, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, रेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंस, कंसल्टिंग, थर्ड पार्टी इंटर, अब इनमें से टॉप 4 खर्चे उठाएंगे, इनको आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहला खर्चा है वेजेस का, यानी सैलरी का। देखिए ध्यान रखें कि आपकी कंपनी में सैलरी मिलनी चाहिए एफिशिएंसी के बेसिस के, सीनियरिटी के बेसिस पे नहीं। मान लीजिए कि आपने कोई सीनियर इंसान हायर कर रहा है जिसकी 1 करोड़ रुपए की पैकेज है, ज़रूरी नहीं है कि उसको 1 करोड़ रुपये ही दें। हो सकता है कि आपका और भी स्मार्ट हो, जो और भी ज़्यादा काम कर रहा हो, जिसकी वजह से आपकी कंपनी चल रही है, उसको ज़्यादा पैसे दीजिए। ऐसे ही डायनामिक तरीके से आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चलती है। तो सैलरी एफिशिएंसी के बेस पे दीजिए, ओनरशिप पे देंगे, सीनियरिटी के बेस पे नहीं देंगे। ठीक है, अभी बारी आती है टेक्नोलॉजी की। जो है ना बहुत सी कंपनी जो है ना सॉफ्टवेयर के लाइसेंस दे देता था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लाइसेंस सस्ता तो नहीं आता। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क, पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट होते जो गूगल फ्री में दे देता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही जो है ना सेम वही सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल रहा है। तो क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप जो है ना आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप सोचिए कि आपका ख़र्चा कितना बच गया। तो आपकी कंपनी में 10 लैपटॉप या माइक्रोसॉफ्ट चलता है, 10 लैपटॉप या लैपटॉप में गूगल का जो पूरा सूट आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जगह। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अभी के अभी एज ऑफ दिस वेरी मूवमेंट आपका कम से कम 20% खर्चा ख़त्म हो जाएगा। मतलब ख़त्म, जैसे जैसे आपकी एम्प्लॉयज़ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका खर्चा कम होता रहेगा। जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उतने ज़्यादा खर्चा, अगर आप गूगल सूट यूज़ करेंगे तो उतना खर्चा आपका कम हो जाएगा। अब बारी आती है इक्विपमेंट, तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं अगर आपने रेंटर पे लिया है। देखिए इन इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन होती है। अगर आप कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली नए प्रोडक्ट बना, तो आप रेंट पे भी इक्विपमेंट ले सकते हैं, या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर सकते हैं। एक तीसरे पार्टनर पे जो है ना आप थर्ड पार्टी पे आउटसोर्स कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा खर्चा। अदरवाइज़ आप जो है ना इक्विपमेंट ले लिए है, आप उसका कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इंश्योर कीजिए कि आपके ट्रेन मैन पावर है जो कि इस मशीन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाए और मेंटेनेंस अच्छी हो। और अगर आपकी मशीन की मेंटेनेंस अच्छी रहेगी और मैन पावर आपकी ट्रेन होगी, तो आपको ये बात तो पक्की है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी उसी सेम मशीन से ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले पाएंगे। तो इसी तरह से मशीन का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कीपिंग दैट मशीन है, कॉस्ट ऑफ रनिंग दैट मशीन है, वो कम हो जाएगी। ये आपको अचीव करना ही होगा। इसी को कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव करना, कि आप जो है ना एक सिंगल मशीन के साथ, एक सिंगल इक्विपमेंट के साथ कितना ज़्यादा और प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा और माल बिक सकता है, विच हैज़ बीन प्रोड्यूस दैट मशीन। अब बारी आती है अगले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका नाम है रेंट। देखिए रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को दबा देता है, तो स्पेशली तब जब आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता।
तो इस समय आपको लैंडलॉर्ड के साथ जो है ना नेगोशिएट करना है। आप अपने प्रोडक्ट्स को नी रीनेगोशिएट करने की ताकत रखनी, ऑनेस्टली ऑथेंटिसिटी के साथ अपने लैंडलॉर्ड के पास वापस आई। उन्होंने कहें कि देखें ये वक्त हमारे लिए भारी है, मुश्किल है, ये हो सकता है कि जो है ना अगले 3 महीने तक आपको ना पे कर पाएँ या कम पे करें। अगर मान लीजिए कि आपका लैंडलॉर्ड बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं भाई साहब ये तो नहीं हो सकता, आई एम सॉरी, दिस विल नॉट वर्क, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है कि आप जो है ना स्मार्टर ऑप्शन है, आप एक बहुत बड़े मशीन के फैक्ट्री के सेटअप में नहीं है, आप एक सर्विसेज या एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो आप किसी को वर्किंग स्पेस में शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए को वर्किंग स्पेस में क्या होता है, जनरली 3,500 से 6,000 या 8,000 के दरमियान में पर सीट कॉस्ट होते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिलता है, इसमें जगह मिलती है, वाईफाई मिलता है, पानी, कॉफ़ी, ऑफिस बॉय, वर्क स्पेस, सफाई करने वाला, सारा कुछ मिलता है एक कोवर्किंग स्पेस के अंदर 3,500 से 6 या 8,000 के अंदर। तो वो परसीव्ड कॉस्ट है। परसीव कॉस्ट का मतलब कि अब किसी अच्छे से को वर्किंग स्पेस में शिफ्ट कर दीजिए, और को वर्क से वर्किंग स्पेस के साथ आप अच्छे कॉन्ट्रैक्ट भी नेगोशिएट कर सकते हैं। लास्ट है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन जो होते हैं ये लेते वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है कि बैंक में पैसा आ रहा है, लेकिन बिजनेस लोन देते वक्त जो है ना इस स्पेशली उसका इंटरेस्ट पे करते वक्त आपको कई दफ़ा एंटरप्रेन्योर टूट जाता है। तो इस मोमेंट में आपके पास दो ही ऑप्शन होती है, या तो आप बैंक के पास जाइए और उन्हें कहें नेगोशिएट कीजिए पूरे का पूरा लोन स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रिस्ट्रक्चरिंग लोन, और जो है ना जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पे अभी हो रहा है, जो कि सरकार ने आपके एक मोरेटोरियम दे दी है, बैंक आप तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अगले 3 महीने तक लोन नहीं दे सकते हैं, तो कोई मसला नहीं, 3 महीने के बाद हम आपका लोन रिस्टार्ट कर देंगे। उस पर ऑफकोर्स थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा जो आपको देना होगा, पर वो भी आपके बिज़नेस के उसमें फ़ायदे में, क्योंकि अभी यह वर्किंग कैपिटल बचाने। तो ये सारे के सारे जो है ना आपको 2 स्टेप का फ्रेम दी है, उससे गारंटी मतलब है कि आपके 2 काम ज़रूर आप अचीव कर पाएंगे। पहला कि आपका बिज़नेस का ख़र्चा हो जाएगा बहुत कम, और साथ साथ आपके एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बन जाएगी। तो ये की लर्निंग्स हैं आज की, कि आप जो है ना कैलकुलेट कीजिए अपने टोटल एक्सपेंस और उनको कैटेगराइज कीजिए, डिसाइड कीजिए अपना सैलरीज, एफिशिएंसी, स्टार्ट कीजिए फ्री टूल्स, रेंट कीजिए मशीन्स, बजाय उनको ख़रीदने के आउटसोर्स कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी से शिफ्ट कीजिए अपना कोवर्किंग स्पेस में, रीनेगोशिएट के अपने लोन स्ट्रक्चर जो है ना बैंक के साथ। तो ये आज की है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगता है और अगर आप ऐसी वीडियोस फ्यूचर में चाहते हो तो मैं अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट करके। थैंक यू।